बच्चों को कोरोना से अगर बचाना है तो SOPs पर अमल दरामद इसको यकीनी बनाना होगा। लेकिन कुछ स्कूल्स ऐसे हैं, कुछ कॉलेजेस, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहां पर एक तो इसकी खिलाफ वर्जी हो रही है और कई जगह ऐसा है कि वहां पर केसेस रिपोर्ट होने के बाद उनको सील किया जा रहा है। जहां पर कानून के खिलाफ वर्जी हो रही है वहां पर तो सजा भी दी जा रही है, रजिस्ट्रेशन भी मुअत्तल की जा रही है। सूबे पंजाब की अगर हम बात करें जहां पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, 11 करोड़ की आबादी का यह सूबा है, लेकिन यहां से बड़ी मस्बत खबरें हैं। खबर यह है कि वहां पर कई तालीमी इदारों में टेस्ट हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोई पॉजिटिव केस रिपोर्ट नहीं हुआ। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब के मुताबिक सूबे भर के तालीमी इदारों में 10,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए और कोई मस्बत केस रिपोर्ट नहीं हुआ। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब कैप्टन रिटायर्ड उस्मान साहब ने। सर शुक्रिया आपके वक्त का। सर सबसे पहले मुझे बताइएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मुताल्लिक कि सूबे में कहीं SOPs के खिलाफ वर्जी तो नहीं देखी गई, और अगर कहीं कोताही बरती गई तो क्या एक्शन होगा अगर अभी तक एक्शन नहीं हुआ तो? जी अभी तो कल 2 दिन आपको पता है कि हुए हैं, आज तीसरा दिन है। तो एज सच हमें कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट से कोई वायलेशंस रिपोर्ट नहीं हुई। हमारी टीम्स ने रैंडमली जो है वो जाके चेक किया है बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, और तमाम जो हमारी SOPs हैं उनके ऊपर जो हमने मॉनिटरिंग की है, एज सच कहीं से भी ना किसी सरकारी इदारे से ना किसी प्राइवेट इदारे से हमें कोई एज सच कोई मेजर वायलेशंस रिपोर्ट नहीं हुई। बल्कि देखने में ये आया है कि बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस है। जहाँ भी कहीं टीम्स गई हैं वहाँ पर बच्चों ने मास्क पहने हुए हैं, टीचर्स ने मास्क पहने हुए हैं। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि पंजाब के अंदर लीडिंग अप टू दिस आपको मैं बताता चलूँ कि हमने तमाम टीचर्स की ट्रेनिंग करवाई और जो SOPs बनाई थी उन SOPs के ऊपर उनको इंगेज करके उनको बताया गया कि क्या बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारी उनके साथ, और उसका बड़ा फ़ायदा हुआ। और उसके नतीजे में अभी जितने भी हमारे विज़िट्स हो रहे हैं उसमें हमें नज़र ये आ रहा है कि SOPs पे अच्छी इम्प्लीमेंटेशन चल रही है। हाउएवर कहीं से हमें वायलेशन रिपोर्ट होगी तो वहाँ पर यकीनन एक्शन भी लिया जाएगा और तदारुक किया जाएगा, बिकॉज ये एक सेंसिटिव सा मामला है और अगर कहीं भी कोताही हुई तो उसके जो असरात हैं वो बुरे। ज़बरदस्त। सर इस डेटा को देखकर हम ये कह सकते हैं कि दिस इज काइंड ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, कि जिस तरह की सैम्पलिंग हुई है और उसमें कोई पॉजिटिव केस रिपोर्ट नहीं, दैट मीन्स कि कोरोना अंडर कंट्रोल है, सूरत हाल बहुत मस्बत है इन पंजाब? देखिए अभी अगर तो आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के हवाले से बात कर रहे हैं तो मेरा ये ख्याल है कि अभी प्री मैच्योर है कुछ भी कहना। डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के अंदर सूरत हाल काफ़ी कंट्रोल में है, और ईद के बाद भी, बड़ी ईद के बाद भी, इवन मुहर्रम के बाद भी हमारी सूरत हाल जो है वो कदरे बेहतर रही है। लेकिन इस वक्त अगर हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के पर्सपेक्टिव में बात करें तो इट्स स्लाइटली अर्ली इन द डे। आज तीसरा दिन है, हमें रोज़ाना की बुनियाद पर हम सैम्पलिंग करेंगे। रिज़ल्ट्स जो हैं वो हमें, ये जब एक दूसरे के साथ लोग मिलते हैं, रिपीटेडली मिलते हैं, तो ये आप समझ लें कि 5वें 6ठे दिन जाके कोई इसका इम्पैक्ट आना शुरू होता है। तो एक्चुअल असेसमेंट तो होगी कि 10 दिन के बाद हम देखें कि क्या सूरत हाल है, और अगर उस वक्त सूरत हाल हम समझें कि किसी जगह पर पर्टिकुलर जगह से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जो अगर हम उनको आइसोलेट करने में कामयाबी के साथ उनको डिटेक्ट करने में और अच्छे तरीके से आइसोलेट करने में कामयाब हो गए तो फिर इस इन्फेक्शन को हम मज़ीद फैलने से भी रोक सकेंगे। लेकिन बट अभी इस वक्त ये स्लाइटली प्री मैच्योर है, ऑल्दो देयर इज़ एब्सोल्युटली नो इंडिकेशन, कहीं से भी जितने भी सैम्पलिंग वगैरह हुई है उसमें अभी तक हमें एज सच कोई इंडिकेशन नहीं मिली है। बट इसकी बुनियाद पर अभी जजमेंट देना कबल अज़ वक्त होगा। इसका मतलब है खदशात बहरहाल मौजूद हैं, क्योंकि हम जजमेंट अभी नहीं दे सकते, प्री मैच्योर है, आपने खुद भी कहा। क्योंकि अगर इस्लामाबाद से भी केसेस रिपोर्ट होते हैं, अगर हम देखते हैं कराची में यूनिवर्सिटीज़ सील हो जाती हैं, बलूचिस्तान से खबरें ऐसी आती हैं कि वहाँ पर कोरोना फैल रहा है कि पहले का शरह 5-6% थी वो 15 पे चली जाती है, KP में ऐसी खबरें आ जाती हैं, तो पंजाब ज़रा सूबे में सबसे बड़ा ये आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। तो सर यानी ये खदशात फिर दुरुस्त हैं, दैट इज़ द रीज़न कि आप कह रहे हैं कि प्री मैच्योर है, दैट इज़ द रीज़न कि आप कह रहे हैं कि अभी हम जजमेंट नहीं दे सकते इससे मुताल्लिक? बिल्कुल खदशात हैं। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है कि पंजाब में हमेशा से जब से कोविड आया हमारी जो इन्फेक्शन की जो रेशो थी या जो पॉजिटिविटी की रेशो थी वो हमेशा से लो रही है और लोएस्ट साइड पे रही है। तो हमने अभी तक जो पिछले 2 दिनों में सैम्पल्स भी लिए हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, उन सैम्पल्स के रिज़ल्ट्स बहुत हौसला अफजा हैं और बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट की कहीं पे एक आधी पॉजिटिविटी हमें मिली है, वरना ओवरऑल जो हमारे रिज़ल्ट्स हैं वो नेगेटिव हैं। बट हैविंग सेड दैट, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि कोई कंप्लेसेंसी हो। वी नीड टू बी वेरी वेरी श्योर कि हमारी जो SOPs है उनके ऊपर अमल दरामद हो रहा हो और होता रहे। और जो जिस तरह से आपने इंडिकेट किया
एज सच पंजाब के अंदर कोई ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स या कोई यूनिवर्सिटीज़ या कोई कॉलेजेस या स्कूल ऐसे नहीं आए सामने जहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह की इन्फेक्शन हमें मिली हो। लेकिन जहाँ भी कहीं इस तरह का केस आया वहाँ पर हम उसका तदारुक करेंगे। बिल्कुल ये बात बहुत अहम है कि चूँकि बहुत बड़ी आबादी है और उसको मॉनिटर करना, उसको कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट भी होता है, लेकिन अगर हम कामयाब हुए अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में सही तरीके से तो इंशाल्लाह ताला हम अवॉइड कर सकेंगे किसी भी तरह की सिचुएशन को। सही सर, एक बात जिस पे पंजाब हुकूमत तारीफ़ की मुस्तहिक है वो है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, कि आपने कोरोना के साथ साथ दीगर मामलात को नज़रअंदाज नहीं किया। बिकॉज आई स्पोक टू सो मेनी पीपल इन पंजाब जिन्होंने मुझे खुद बताया कि वहाँ पर उनके घरों में सर्वे किया गया है। मैं बात कर रहा हूँ डेंगू से मुतालिक, कि इस डेंगू कंट्रोल से मुतालिक मैं चाह रहा हूँ आप शेयर भी कीजिएगा कि कहीं किसी अजला से किसी स्पॉट से डेंगू लार्वा रिपोर्ट तो नहीं हुआ? बिकॉज ज़ाहिर है आप लोगों ने इस पर एक्सटेंसिव काम किया, स्टिल आप लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये मैं बिल्कुल बताऊं आपको, बिल्कुल क्लियर कट बताऊंगा कि डेंगू बिल्कुल इग्नोर नहीं हुआ। सिर्फ एक महीना था, मई का महीना, जिसमें हमारी जो सर्वेलेंस है वो स्लाइटली लोअर साइड पे रही। लेकिन चूंकि मई का महीना बहुत ज़्यादा गर्म महीना होता है, इसलिए कोई उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव फ़र्क नहीं पड़ा। इंसिडेंटली दिस वाज 1 ईयर जिसमें हमने जनवरी से डेंगू पे काम शुरू कर दिया था और साथ साथ हमने डेंगू की सर्वेलेंस जो है वो कोविड के साथ भी जारी रखी है और उसको देखते रहे हैं, उस पर नज़र रखी है। अगर आप कंपेयर करेंगे पिछले 3 सालों में तो दिस हैज़ बीन द बेस्ट ईयर फॉर डेंगू इन पंजाब। और जितने भी डेंगू के केसेस हैं वो हमारे रेडार पर हैं। तमाम जो सरकारी और प्राइवेट इदारे हैं उनकी डेंगू के केसेस को हम मॉनिटर कर रहे हैं। इवन जो जीपीज़ हैं पंजाब के अंदर उनको रिक्वेस्ट की गई है कि वो डेंगू के केसेस हमारे डैशबोर्ड पर रिपोर्ट करें। एक ओवरऑल निज़ाम बना हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है, जिसके तहत हम तकरीबन हर वीक जो है वो डेंगू की जो रिव्यू मीटिंग है वो लेते हैं। कल भी हमारी डेंगू की सीसीएम की मीटिंग हुई है जिसके अंदर तमाम जो अजला की डेंगू की परफॉर्मेंस थी उसको रिव्यू किया गया है, तमाम डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस को रिव्यू किया गया है। सो डेंगू अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में है और डेंगू को जो है मॉनिटर किया जा रहा है प्रोविंशियल सतह के ऊपर भी और डिस्ट्रिक्ट सतह के। इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर की बात कर लेते हैं। इसकी इमारत, खित्ते की पहचान, और यहीं से केपी और पंजाब के लाखों नौजवान इल्म की रोशनी से मुनव्वर हुए। इसकी तारीखी अहमियत से मुताल्लिक अब्दुर्रहमान की खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक 121 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल इस्लामिया कॉलेज की पुरशको बिल्डिंग बनी तो 1913 में, मगर इसके लिए सबसे पहले 60 रुपए का चंदा 1909 में अलीगढ़ में जेर तालीम पुख्तून तलबा ने दिया। सुर्ख ईंटों से बनी बिल्डिंग इस्लामी फन तामीर की वाज़ेह मिसाल है। इसका घंटाघर, गुंबद, मेहराबें, सरसब्ज़ लान और रविशें इसकी असल पहचान। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि गोल्डन कॉलेज खरतूम जो है उसका आर्किटेक्चर तकरीबन इसके जैसा है, लेकिन अगर आप और देखें तो पूरे हिंदुस्तान में जितने भी तालीमी इदारे हैं, यानी बरसग़ीर में मेरी मतलब है, चाहे आप अलीगढ़ को देख लें, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब को देख लें, चाहे इस्लामिया कॉलेज को देख लें, इनका तर्ज़ तामीर तकरीबन एक जैसा है, वो तकरीबन इस्लामिक है। और मतलब ये वही तर्ज़ तामीर है जो आम तौर पर जो है मतलब जो है कुर्तबा वगैरह में फ़ॉलो किया गया है। इस्लामिया कॉलेज का नक्शा अंग्रेज़ दौर के माहिर तामीरात भाई राम सिंह ने बनाया। सर रोस कैपल और साहबजादा अब्दुल कयूम कॉलेज के रूह रवा थे, जबकि इस इदारे का संग बुनियाद हाजी साहब तुरंगज़ई ने 1912 में रखा। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी यहाँ के 3 दौरे किए। तहरीक पाकिस्तान खसूसन 1947 के तारीख़ इल्हाक़ पाकिस्तान रेफरेंडम में भी इसी कॉलेज के तलबा सफ़े अव्वल में रहे। पाकिस्तान के लिए जो रेफरेंडम हुआ था तो उसमें यहाँ से मूवमेंट चला था और यहाँ के स्टूडेंट्स जो है तो उनका बहुत अहम रोल था और उसका बहुत अहम किरदार था। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान बनने में इनका एक बहुत अहम रोल था। इस्लामिया कॉलेज पुख्तून खित्ते में दीनी और जदीद तालीम का पहला मरकज़ था। बानी पाकिस्तान ने अपने असासों का तीसरा हिस्सा इस कॉलेज के लिए वक्फ किया, जबकि 1000 रुपए के नोट पर भी इसकी तस्वीर है, जिससे इस इदारे की अहमियत का अंदाजा होता है। इस्लामिया कॉलेज एक बिल्डिंग ही नहीं बल्कि तहरीक और तारीख है, जिसका तहफ़्फ़ुज़ हम सब का कौमी फरीज़ा है। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर।
एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्या कभी आपने सुना कि कोई कब्रिस्तान भी खूबसूरत हो सकता है? आज शायान सलीम आपको सिंध के एक ऐसे अनोखे कब्रिस्तान, एक ऐसे अनोखे तफरीही मकाम की सैर कराएंगे। के कब्रिस्तान तो आपने देखे होंगे, मगर आज हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसे कब्रिस्तान में जहां सैकड़ों झीलें दफन हैं। ये कब्रिस्तान कराची से 5 घंटे की मुसाफत पर जिला सांगड़ में मौजूद है, जिसे कहते हैं चटियारी डैम। सांगड़ से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है एक ऐसा शाहकार जो बहुत से लोगों की नज़रों से ओझल है। दिलकशी में अपनी मिसाल आप चटियारी डैम 4000 एकड़ से ज़ायद रकबे पर फैला हुआ है। 90 की दहाई तक यहाँ 100 से ज़्यादा छोटी बड़ी कुदरती झीलें हुआ करती थीं। फिर ज़रई ज़मीनों को सैराब करने के लिए झीलों को यकजा करके डैम बनाया गया। समंदर पर जजीरे तो देखे हैं, मगर डैम के अंदर आबाद जजीरे और इन पर मौजूद वीरान हवेलियां सयाहों को हैरत ज़दा कर देती हैं। डैम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहाँ पानी का लेवल एक जैसा है, लहरें नहीं बनती। तो वाटर स्पोर्ट्स के लिए ये बेहतरीन जगह बन सकती है। अगर यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स शुरू कर दिया जाए तो सयाहत को फरोग मिल सकता है। ये इलाका तहरीक आज़ादी के लिए हुरों की जदोजहद के हवाले से भी मशहूर है। कई बार हुरों का बरतानवी फौजियों से यहाँ आमना सामना हुआ। कई साल पुरानी ये खस्ता हाल हवेलियां जुनेजो कबीले की मिल्कियत है। क़याम पाकिस्तान के बाद से इन हवेलियों में कोई नहीं रहा। ये हवेलियां बनी थी तो एक तरफ से पानी था, झील थी, लेकिन ये डैम नहीं था। ये मोहम्मद हयात जुनेजो और करीमदाद जुनेजो इनकी बनाई हुई हवेलियां हैं। पार्टीशन से पहले की हैं ये हवेलियां और ये तारीखी हैसियत रखती हैं। ये यहाँ पे मक्खी के जंगलात थे और मक्खी झील भी थी और बकार झील, ये 120 से ज़्यादा झीलें थी यहाँ पे। और गोरेला थे जो अंग्रेज़ों से लड़ाई करते थे, फिर यहाँ आकर छुप जाते थे और ये बहुत घना जंगल होता था। ये वीरान हवेलियां यकीनन यहाँ आने वालों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं। कहा जाता है तहरीक आज़ादी के नामी गिरामी रहनुमा भी यहाँ का दौरा कर चुके हैं। पानी के बीचों बीच एक जजीरे पर हम मौजूद हैं और हमें मिल गई है हवेली। तकरीबन 100 साल से ज़्यादा पुरानी ये हवेली मालूम होती है। इसका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं रहा, तबाह हो चुकी है तकरीबन ये, मगर अब भी इसकी बुनियादें मौजूद हैं, अब भी अपना वजूद रखती है। इतनी ये मजबूत होगी जब बनाई गई होगी। मिट्टी और पक्की ईंटों से ये तामीर की गई है। कदीम इसका स्ट्रक्चर है, इसको प्रिजर्व किया जाना चाहिए था तो ये अब असल हालत में होती, मगर अब भी बहुत देर नहीं हुई। तो सबसे दिलचस्प चीज़ हमें लगी है वो है ये तिजोरी। यकीनन आप हैरान होंगे, मगर ये तिजोरी हमें बताया गया है कि इतनी भारी है कि इसको 5 लोग मिलके भी नहीं उठा सकते। तकरीबन 10 मन से ज़्यादा इसका वज़न है। इसमें उस वक्त यकीनन हीरे जवाहरात या कीमती अशिया रखी जाती होंगी, मगर अब ये किसी काम की नहीं रही और इस हवेली में ही ये इसी हालत में, खस्ता हालत में तो नहीं है मौजूद, मजबूत है बहुत। सर्दियों में जब मेहमान परिंदों के गौल आते हैं तो डैम के कुदरती हुस्न को 4 चांद लग जाते हैं।
बंदे आते हैं तकरीबन हमारे पास आते हैं 11वें महीने के बाद, तकरीबन 4 महीने यहाँ पे रुकते हैं। तो इसी में तकरीबन यहाँ पे 40-50 किस्म से ज़्यादा जो परिंदे पाए जाते हैं। मछली यहाँ पे तकरीबन छोटे बड़े जो किस्में 42 किस्में हैं, तो इसी में जो खाने वाले हैं 20 किस्में हैं। ताज़ा आबो हवा, पुरसकून माहौल, सब कुछ तो है और क़याम के लिए रिजॉर्ट की भी सहूलत है। चौटियारी डैम एक मुकम्मल सयाती पैकेज है जहां हर सू फितरत के हसीन रंग बिखरे हुए हैं। झीलें, जजीरे और तारीखी हवेलियां आपके सफर का मजा दोबाला कर देंगी। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ शायान सलीम, समा, सांगड़। वक्त बदल रहा है, लोग नई नई जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं और पाकिस्तान जितना खूबसूरत है उतना अब हमें दिखाई दे रहा है। जहाँ तक तब्दीली की बात है, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, तब्दीली आ रही है। पहली बार ये हुआ है जनाब कि हुकूमत पाकिस्तान और नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने अहम तरीन कदम उठाया है। अब नौजवान सिर्फ घर बैठे मुलाजमतों से मुतालिक मालूमात हासिल कर सकेंगे और साथ साथ सरकारी मुलाजमतों के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे। नेशनल जॉब पोर्टल के इजरा से मुताल्लिक हम आज बात कर रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है CEO नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शबाहत अली शाह साहब ने। शुक्रिया आपके वक्त से। सबसे पहले बताइएगा, नेशनल जॉब पोर्टल पर मुलाजमत, इसके लिए अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर होगा, और क्योंकि आपने स्टार्ट कर दिया तो इनिशियली कितनी पोस्ट मौजूद हैं? देखिए, नेशनल जॉब पोर्टल जो वेबसाइट हमने बनाई है, नेशनल आईटी बोर्ड ने हमने कुछ दिन पहले जिसको लॉन्च किया, इस वेबसाइट पे तमाम मिनिस्ट्रीज़ और उनके तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अपनी जॉब्स जो हैं वो होस्ट कर सकेंगे। और ये एक सेंट्रलाइज्ड हमने एक वेब पोर्टल बनाया है जिस पे सारी मिनिस्ट्रीज़, फेडरल मिनिस्ट्रीज़ और प्रोविंशियल को भी हम मिनिस्ट्रीज़ को भी हम इनवाइट करेंगे कि वो अपनी सारी जॉब्स की जो पोस्टिंग है वो यहाँ पर होस्ट करें। और इसकी हमने जो मार्केटिंग भी हमने जो की है और कर रहे हैं ऑलरेडी, कि सिटीजन्स को गवर्नमेंट की तमाम जॉब्स ढूंढने के लिए एक ही जगह पर आए और एक ही जगह पे जो प्रोसेस है जो उनको नज़र आ रहा होगा, इसी प्रोसेस को फॉलो करके वो जॉब्स को अप्लाई भी कर सकते हैं। और आपको बड़ा ट्रांसपेरेंटली नज़र आ रहा होगा कि जब आप जॉब अप्लाई करते हैं तो वो नेक्स्ट फेज़ पे किस फेज़ पे गई है, और आपकी जॉब एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो भी इसके ऊपर आपको विजिबली नज़र आ रहा होगा। ओके सर, सिर्फ पोस्ट होंगी या इस पे अहलियत जांचने के लिए भी कोई मैकेनिज्म होगा, स्क्रूटनाइजिंग होगी और इसके एंड पर यानी जो अहल है उसको वो जॉब मिले, ऐसा मैकेनिज्म भी है? लेकिन नेशनल जॉब पोर्टल में हमने कुछ इंटेलिजेंट चीज़ें भी हमने डिज़ाइन की हैं। इसकी फंक्शनैलिटी में हमने ऐसा भी रखा है कि अगर 10 पोस्ट्स हैं और 10 स्लॉट्स हमने फाइनलाइज करनी है, तो सिस्टम के अंदर ये फंक्शनैलिटी मौजूद है कि वो ऑटोमेटिकली जो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया है जिसकी बेस पे आपने जॉब को एडवर्टाइज किया है, उनको टॉप पर ले आएगा। फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया की बेस पे ऑटोमेटिकली जो है वो फिल्टर भी कर सकती है। जो हमारा सिस्टम है ये इसको फिल्टरेशन भी कर सकती है। तो फर्स्ट लेवल ऑफ फिल्टरेशन जो है वो वेबसाइट खुद करेगी, और सेकेंड लेवल पे हम उनके मैनुअली भी हम इंटरव्यूज़ करेंगे लोगों के। तो एक प्रोसेस है जो कि हमारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, वो तो हमने फॉलो करना ही करना है। लेकिन अब एक एडिशनल हेल्प आपको जो वेबसाइट की फंक्शनैलिटी दे रही है वो ये कि ऑटोमेटिकली वो फिल्टर आउट करके आपको कैंडिडेट्स की एक शॉर्ट लिस्टेड एक जो है ना लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कर देगी, जिसकी बेस पे आप उस पर फर्दर एक्शन ले सकते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। सही, तो आपने वेब पोर्टल से मुतालिक हमसे गुफ्तगू की। मैं चाह रहा हूँ एक और मामले पर भी आपका कमेंट ले लूँ। एक एप्लीकेशन आप लोगों ने लॉन्च की थी हरासमेंट से मुतालिक, सर उससे मुतालिक शेयर कीजिएगा। शिकायत कैसे उस पर दर्ज कराई जा सकती है, कार्रवाई का तरीक़ेकार क्या होता है उस पर, और अब तक क्या रिजल्ट है? देखिए, हमारा जो एक कंसोलिडेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, उसके ऊपर हम सारी ऐप्स जो हैं वो अपनी जो हम लॉन्च करते हैं उनके एक लिंक वहाँ पे हमने दिया होता है। तो आप अगर हमारी जो मेन डिजिटल प्लेटफॉर्म है ई सर्विसेज का, अगर आप उसको विज़िट करें
तो आपको हरासमेंट की ऐप का भी लिंक वहाँ पे मिलेगा और आप स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशली वहाँ पे जाके अपनी कोई भी कंप्लेंट जो है वो आप लॉन्च कर सकते हैं, जो कि रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर के पास के डेस्क पे लैंड करती है और वो उसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लेता है। ओके, दैट्स ग्रेट। शबाहत साहब, शुक्रिया आपके वक्त का साथ मौजूद। क्विकली आगे बढ़ जाते हैं। मईशत की ताकतें कोरोना के चुंगल में फंसी तो फैसलाबाद की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बड़ा फ़ायदा होने लगा। टेक्सटाइल, गारमेंट्स इंडस्ट्री समेत दीगर शोबों के एक्सपोर्ट में नुमायां इजाफा देखा गया। इसी से मुतालिक मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया आरिफ एहसान मलिक साहब ने। एक्सपोर्टर हैं आप, शुक्रिया आपके वक्त का। थोड़ा सा शेयर कीजिएगा सर, कितना बूस्ट मिला है पाकिस्तान के एक्सपोर्ट को, या अगर हम यूं सवाल कर लें कि अगले चंद माह में कितना फ़ायदा होने वाला है पाकिस्तान को? जी, इसमें मैं चूँकि अभी डाटा आ रहा है, ये बहुत रीसेंट हुआ है ये सब कुछ। चूँकि जुलाई में कुछ चीज़ें बढ़ी, फिर अगस्त में बेहतर हुई, अभी सितंबर में और ज़्यादा बूम है। तो डाटा जो एग्जैक्ट है, स्टैटिस्टिक्स तो आएंगे कुछ देर के बाद, लेकिन मैं जनरली ये कहूँगा कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ सामने आई है। लेकिन इसके साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आयद होती है हम एक्सपोर्टर्स पे कि ये जो चीज़ बनी है इसको पूरी तरह कैश करवाएं और अपने बायर्स को बहुत अच्छी प्रोडक्ट जो है और बहुत टाइम पे दें, उनको किसी तरह से भी हम हर्ट ना करें, ताकि ये जो मौका हमें मिला है वो हाथ से निकले ना। बिल्कुल सही, अपॉर्चुनिटी को हम दुरुस्त तरीके से अवेल करें। तो सर ये भी बता दीजिएगा मुझे कि कुछ ऐसे मसाइल हैं जो कि कोरोना के इन हालात में नए मसाइल सामने आए हों एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को, जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि उसको फ़ौरन से एड्रेस किया जाए। जी, इसमें ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त कि एक्सपोर्टर का लिक्विडिटी क्रंच जो है वो दूर किया जाए और रिफ़ंड का मैकेनिज़्म। पहली तो बात ये है कि ये रिफ़ंड का ये जो सेल्स टैक्स ज़ीरो रेटेड सिस्टम था, इसको वैसे ही रहना चाहिए, नो टैक्स नो रिफ़ंड। और अगर ये लगा है तो फिर इसको बहुत जल्द जो है वो चीज़ों को रिफ़ंड सिस्टम में आना चाहिए। कैरी फॉरवर्ड में जो बड़ी बड़ी अमाउंट्स हैं वो भी बहुत जल्दी प्रोसेस होनी चाहिए, DLTL के रिफ़ंड्स आने चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक्सपोर्टर्स के साथ गवर्नमेंट का ये एक प्रॉमिस था कि 7.5 सेंट में वो बिजली देंगे, और ये पिछले साल हुआ। अब जब ये जुलाई ऑनवर्ड, अभी तक गवर्नमेंट ने इसके बारे में कोई सॉलिड डिसीजन नहीं किया। हमने एसोसिएशंस, चैम्बर्स से गवर्नमेंट को लेटर्स भेजे हैं और डेलीगेशन के तौर पे मिले भी हैं, और वो हर दफ़ा यही कहते हैं कि कैबिनेट में अप्रूवल के प्रोसेस में है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा माल कम्पिटिटिव रेट्स में बिके, तो हमें फिर चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रिफंड्स की मैकेनिज़्म तेज़ करें और एनर्जी कॉस्ट को उसी सिस्टम में रखें जिस तरह वो पिछले साल करते रहे हैं, सो दैट कि हम अच्छे रेट पे जो यूनिट प्राइस पे माल को बेच सकें। राइट, इन पर काम करने की ज़रूरत है। आरिफ एहसान मलिक साहब, थैंक यू। ज़्यादा लाइक्स और फॉलोअर्स की दौड़, रातों रात शोहरत का नशा, सोशल ऐप टिकटॉक, इसका क्रेज़ ज़िंदगियों के लिए कितना ख़तरा है, कितना बड़ा ख़तरा है। क्योंकि कुछ गुफ्तगू हमने सुनी, जब एक शख्स ये कह दे कि मैं किसी की जान ले सकता हूँ, ठीक है वो मजाक करे, लेकिन क्या ये सिर्फ मजाक है? कोई कहे मैं घर बार छोड़ सकता हूँ, क्या ये सिर्फ मजाक की बात है? आखिर इस सिलसिला कब थमेगा और टिकटॉक का नशा क्यों इस तरह की हरकतों पर मजबूर कर देता है? यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई और रास्ता नहीं होता, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि आप वीडियोस भी बनाएं, लेकिन आप ऐसे कि ख़तरनाक वीडियो बनाने के चक्कर में भी ना पड़ जाएं कि आपकी जान को ख़तरा हो या आपके आसपास आपके से जुड़े रिश्तों को ख़तरा हो। टिकटॉकर जन्नत मिर्ज़ा ने आज हमें ज्वाइन किया, हम उनसे बात करेंगे इससे मुताल्लिक। जन्नत, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थोड़ा सा बताएंगे, अभी हमने कुछ वीडियोस भी देखी, कुछ लोगों की राय हमने नाज़रीन के सामने रखी जो ये कहते हैं कि हम टिकटॉक के लिए या फेम के लिए वीडियो बनाने के लिए हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। ऐसी बहुत सी वीडियोस हमारे सामने आती भी हैं, कोई ट्रेन की पटरी पर, कोई नहर किनारे, कोई दरिया, कोई समंदर, तो फिर कई जाने जाती भी हैं। तो किसी हद तक भी चले जाना ये ज़रूरी होता है कि टिकटॉक स्टार तभी आप बन पाएंगे जब आप ऐसी वीडियोस बनाएंगे? जी, आप खैरियत से होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस चीज़ के बिल्कुल हक में नहीं हूँ कि आपको अगर फेम चाहिए तो आप अपनी जान के साथ खेलें। मौत का मजाक करने ही नहीं चाहिए, और कोई पता नहीं होता मौत का किस वक्त आ जाए और आप अपनी जान से हाथ धो बैठे। ऐसे नहीं करना चाहिए। फेम आपको चाहिए, आप वीडियोस में, जैसे इस वक्त पाकिस्तान में मैं एज ए टिकटॉकर काफ़ी ट्रेंडिंग पे हूँ, और मैं जो वीडियोस बनाती हूँ, मैं आजकल जापान आई हुई हूँ, मैं जापान को एक्सप्लोर कर रही हूँ, और वो लोग इतना पसंद कर रहे हैं,
मुझे फॉलो करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि आप हमें जापान दिखा रहे हो, मैं यहाँ का बिलिंग सिस्टम, यहाँ का एक एक चीज़ मैं दिखा रही हूँ और लोग पसंद कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने अपनी जान के साथ खेलना है तभी आपको फेम मिलेगा, आपको फेम नहीं, इससे आप डी फेम हो गए। ये कितनी खूबसूरत बात आपने की जन्नत। ज़ाहिर है हमने ऐसा देखा कि बहुत से ऐसे टिकटॉकर्स जो कि इवन इन पाकिस्तान, आप तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी वीडियोस बनाती रही होंगी डिफरेंट जगहों की, लेकिन अब जापान में मौजूद हैं, बट हमने पाकिस्तान में देखा बहुत से टिकटॉकर्स जो कि पाकिस्तान को एक्सप्लोर भी करते हैं, अच्छा इमेज दिखाना या उसके नए सियाती मकामात को टिकटॉक के ज़रिए दिखाना, और एट द सेम टाइम कुछ बहुत अच्छे पैगामात टिकटॉक के ज़रिए वो लोगों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग हो तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पर आयद होती है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अब जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने एक इंसिडेंट सुना है कि एक लड़का है वो ट्रेन के सामने वॉक कर रहा है और उसका सर जो है वो ट्रेन से लगा है। अभी मैंने वो वीडियो देखी और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। हम लोग अपना टैलेंट दिखाएं, टैलेंट या कॉमेडी वीडियोस बना लें, आप कोई कॉन्सेप्ट दिखा लें, कोई मैसेज दे लें अच्छा, उससे आपको क्यों नहीं फॉलोवर्स मिलेंगे। जरूरी है आपने ये हरकतें करके ही फेम लेना है, इससे आपको फेम नहीं, इससे आप स्ट्रीट फेम होते हो, आपको इससे सिर्फ लोग बुरा कहते हैं, कोई आपको पसंद नहीं करता। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताएंगी जन्नत के, ज़ाहिर है टिकटॉक पर फॉलोइंग के कुछ फ़वाइद भी तो होते हैं, वो भी अगर आप शेयर कर सकें। फ़वाइद बिल्कुल बहुत से हैं फॉलोइंग के, लेकिन फ़वाइद के साथ साथ इनके नुकसान भी बहुत हैं। नुकसानात ऐसे हैं कि आप लोगों की लाइफ प्राइवेट नहीं रहती, पर्सनल नहीं रहती, और अक्सर ऐसा होता है कि लोग आपको पसंद भी करते हैं बट हेट भी करते हैं। तो फवायद ऐसे हैं कि आपको फैन फॉलोइंग मिल रही है, आप उससे अर्न कर सकते हो अच्छा, या आपको प्यार मिलता है, आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं, आपका माइंड सेटिस्फाइड रहता है। अच्छा, मैं जन्नत सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मैं इस अर्निंग वाले पॉइंट पर आना चाहूँगा। आपने कहा कि जब आपकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है आप अर्न करते हैं, ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा एक मसला अनएम्प्लॉयमेंट का इन पाकिस्तान है, जब यंग जनरेशन के पास या तो जॉब्स नहीं है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो पढ़ाई भी कंप्लीट करें, साथ ही थोड़ी सी अर्निंग हो जाए। दिस इज समथिंग ईजी कि वो टिकटॉक पर वीडियो बनाएं, फॉलोइंग बढ़े, वो अर्न करें। थोड़ा सा गाइड कर सकती हैं ऐसे टिकटॉकर्स को कि अच्छा आप किस तरह के वीडियोस बनाएं, कैसे आपकी फॉलोइंग बढ़ेगी, कैसे आप अर्न कर सकते हैं, एट द सेम टाइम उन्हें उनकी जान को कोई खतरा भी ना हो, उनकी पर्सनल लाइफ उससे मुतासर भी ना हो, उनको कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज भी ना हो। बिल्कुल, आपको यानी आप अर्न ऐसे कर सकते हो कि आप सबसे पहले आपको अपनी फैन फॉलोइंग चाहिए। वो कैसे आएगी? आप अच्छा मैसेज दो, आप 15 सेकेंड्स या 60 सेकेंड्स में पूरी एक स्टोरी दिखाओ जिसमें आप किसी के साथ नेकी कर रहे हो, या फिर आप किसी का अच्छा सोच रहे हो, या फिर आप कॉन्सेप्ट वीडियोस बनाओ। लोग पसंद करते हैं कॉन्सेप्ट नहीं तो कॉमेडी वीडियोस, लोग बहुत शौक से देखते हैं। लोग अक्सर रात को कोई अपसेट होता है, डिसअपॉइंट होता है, वो टिकटॉक खोलता है, उसमें जब कॉमेडी वीडियोस आती हैं तो लोग फिर से फॉलो करते हैं कि यार ये इसने मेरा मूड अच्छा किया है, मैं इसको फॉलो करता हूँ। फैन फॉलोइंग बनती है। अब जैसे कि मुझे भी पता चला है कि पाकिस्तान में टिकटॉक ऐप जो है वो ऑफिशियल होने लगी है, और मुझसे कांटेक्ट किया उन्होंने कि हम ऐसे आपके साथ आपको एक मैनेजर दे रहे हैं, आपको कोई भी अपना इशू है आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। तो इस तरह आपकी जब फैन फॉलोइंग होगी, आपका यहाँ पे टिकटॉक ऑफिशियल हो रहा है तो टिकटॉक वाले ही आपको पे करेंगे, कैंपेन से आपको अर्निंग अच्छी खासी हो जाएगी, यानी इतनी अर्निंग हो जाती है कि मुझे इससे ज्यादा जरूरत नहीं। ओके, दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। जन्नत आप मुझे ये प्लीज बताइएगा कि कुछ चैलेंजेस होते हैं टिकटॉक पर, नए नए चैलेंजेस आते हैं कि अच्छा इस तरह की वीडियो बनानी है, इस तरह का एक्ट करना है, इस तरह का स्टंट करना है, ये खतरनाक होता है? नहीं, ऐसे चैलेंजेस कभी नहीं है टिकटॉक पे कि आपको ऐसा स्टंट करना है। ये तो मैं कहूँगी बेवकूफ़ी है। अगर आप अपनी जान के साथ खेल रहे हो, ये बेवकूफ़ी है, इसमें कोई टैलेंट नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर भी आते हैं जन्नत के। आपने खुद भी कहा कि जहाँ पर इसके प्रॉज हैं वहीं पर इसके कॉन्स भी हैं। यू बीइंग अ गर्ल, आपने कभी ऐसा कोई मामला फेस किया जब आपको लगा कि अच्छा दिस हैपेंड बिकॉज आई वाज यूजिंग टिकटॉक, दिस हैपेंड बिकॉज आई वाज अपलोडिंग द वीडियोस? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैं इस चीज से गुजरी हूँ और मैंने उसका बड़े स्ट्रांगली मैंने उसे फेस किया है। मेरे खिलाफ कुछ एक आप कह लें कि कुछ लोग थे जिन्होंने मेरे खिलाफ कोई हरकत की और मैंने बड़ा उसको स्ट्रांगली फेस किया। मैंने FIA में जाके हर चीज की क्लियर की और मैं उसको अरेस्ट मैंने करवाया उस बंदे को जिसने मेरे खिलाफ हर चीज की। और ये हुआ किस वजह से? जस्ट बिकॉज कि आपके फॉलोअर्स ज्यादा थे या कोई ऐसी वीडियो थी स्पेशली जिस पर आपको ये रिएक्शन फेस करना पड़ा? एग्जैक्टली हुआ क्या था? रिएक्शन इसलिए देखिए, जब आप फेमस होते हैं तो कुछ लोग आपको पसंद करते हैं, कुछ आपको नापसंद करते हैं। ठीक है। और उसमें आपके हेटर्स होते हैं जो आपके खिलाफ हर वो चीज करते हैं जो आपको गिराएं। तो उन्होंने कोशिश बड़ी की थी,
जेलसी फैक्टर हर किसी में होता है, तो उन्होंने बड़ी दिस वाज बिकॉज ऑफ जेलसी एंड हेट एलिमेंट कि आपके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हुई, लेकिन आपने उसको स्ट्रांगली फेस किया। ये बहुत अच्छी बात है। यही एक पैगाम जाना भी चाहिए कि जब भी किसी के खिलाफ कोई काम हो, बीइंग अ गर्ल और अ मैन, आपको फेस करना चाहिए, आपको खामोश नहीं रहना चाहिए उससे मुताल्लिक। लास्टली जन्नत, अगर कोई मैसेज देना चाहें अपने फॉलोअर्स को, अपने सुनने वालों को। मैसेज मेरा यही है कि जो लोग टिकटॉक बनाते हैं उन्हें फेम चाहिए, वो अपनी जान के साथ मत खेलें। अपना कोई अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ जिसमें उसने कह दिया कि जी मेरा शौहर जो है वो फौत हो गया और वो पहली वीडियो टिकटॉक पे लगा रही है फेम के लिए। ऐसी हरकतें मत करें, ये इससे फेम नहीं मिलता, इससे आपका नेचर, आपका कैरेक्टर जाहिर होता है। तो प्लीज़ मौत का मजाक मत करें, फेम चाहिए अच्छे तरीके से लें। और ये टिकटॉक कोई इतना आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं होता, ये एक शौक होता है। अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, अपने कैरियर पे फोकस करें और टिकटॉक को बस एक शौक कहते हैं। ग्रेट मैसेज, बहुत शुक्रिया जन्नत, साथ मौजूद थी आप और इससे मुतालिक हम कर रहे थे। बढ़ जाते हैं आगे। खबर है इस्लामाबाद से। बारिश का पानी ज़ख़ीरा करने वाली खातून शाहिदा कौसर कई सालों से बारिश का पानी दीगर कामों में इस्तेमाल कर रही हैं। उनकी छत से जमा होकर टैंकी में इकट्ठा होने वाला पानी कई रोज़ तक काबिल इस्तेमाल रहता है। उन्होंने इससे मुतालिक बताया कि इस पानी को जमा करने के लिए उन्हें छत को ज़ाहिर है डेली साफ़ करना पड़ता है, स्पेशली तब जब उन्हें मालूम हो कि अब बारिश होने वाली है, ताकि जो पानी आए वो गंदा पानी फिर जमा ना हो, साफ़ पानी ही जमा हो। इसी पर बात करेंगे। शाहिदा कौसर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, शुक्रिया आपके वक्त का। थोड़ा सा बताएंगे कितना खर्च आया इस सिस्टम पर, कितना खर्च आया कि आपने वो टैंकियाँ बनाई और उसके बाद आपने सारा इस सिस्टम पर इन्वेस्ट किया? ये हमने असल में लगाई थी 22 साल पहले। तो 22 साल पहले मेरे ख्याल से उस वक्त हमारी 3 टंकियों पे आया था 60,000, 60,000 रुपये ना। ठीक। और अब क्योंकि कीमतें बढ़ चुकी हैं तो हमने अभी पिछले दिनों OPF यानी सिटी स्कूल में लगाया, तो वहाँ पे आया था 30,000 एक टंकी का खर्चा। तो इतने खर्चे हो जाता है एक टंकी पे। अगर आप जितनी बढ़ाना चाहें, हमने 3 यहाँ लगाई हुई अपने घर में, लेकिन अगर लोग बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं उनको ज़्यादा पानी स्टोर करने के लिए। अच्छा, जितनी बारिशें इस्लामाबाद में होती हैं उसका एवरेज अगर हम निकालें और उससे समझने की कोशिश करें कि आपके सिस्टम के तहत कितना पानी स्टोर हो जाता है और फिर वो जो स्टोर होता है वो कितने दिन तक इस्तेमाल होता रहता है? देखिए, ये तकरीबन 1-1.5 हज़ार गैलन पानी हमारे पास जमा हो जाता है। और जब तक बारिशें होती रहती हैं तो वो तो ये पानी हम टंकी खाली करते रहते हैं और इस्तेमाल कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए, घर की सफाई के लिए, गाड़ी साफ़ करने के लिए और फिर टॉयलेट्स वगैरह के लिए भी बाल्टियाँ ले जाकर इस्तेमाल होता है। और उसके बाद जब बारिश ख़त्म हो जाती है, जब भी 10-15 दिन तक हम यही पानी इस्तेमाल करते हैं। और जो कपड़े धुलते हैं उसका जो पानी बच जाता है उससे फिर तीसरा पानी साफ़ होता है, उसको हम घर धोने के लिए, गाड़ियाँ वगैरह साफ करने के लिए उसको रीयूज़ करते हैं। ज़बरदस्त। तो बारिश के बाद भी पानी को रीयूज़ करना चाहिए, यानी कि पूरा पानी आप ज़ाया करते हैं। तो बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए पानी को, चाहे आप पास टंकियाँ लगी हो, जितना भी पानी आ रहा हो। कितनी ज़बरदस्त बात है। एक तो ये कि आप बारिश का पानी स्टोर करती हैं, फिर उसकी यूटिलाइजेशन, उसके बाद समझ लीजिए रीयूटिलाइजेशन ऑफ वाटर। ज़बरदस्त। थोड़ा सा बताएंगी कि इस दफ़ा बारिशें थोड़ी सी ज़्यादा हुई हैं। आई एम नॉट श्योर इन इस्लामाबाद, लेकिन बहरहाल पूरे मुल्क में अगर बात करें ज़्यादा तो हुई हैं। आपने ये सोचा कि अच्छा स्टोरेज कैपेसिटी अब बढ़ानी चाहिए? इस साल हमने तो नहीं बढ़ाई क्योंकि हमें कभी पानी की कमी हुई नहीं है। और हम सोच रहे हैं कि इसको किस तरह, क्योंकि ये घर ऐसा बना हुआ है कि इसको किस तरह अंडरग्राउंड भी कोई बड़ा टैंक बनाया जा सकता है। क्योंकि जो नए घर बन रहे हैं उनमें तो मेरे ख्याल से जो थे इम्तियाज़ इलाही जो CDA के चेयरमैन थे पहले, उन्होंने कंपलसरी किया था कि हर नए घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी। और कुछ जगह हो भी रहे जहाँ बहुत ज़्यादा इनको पानी जमा होता है, जैसे कि OPF गर्ल्स कॉलेज में, बॉयज़ कॉलेज में हमने कराई थी, तो वहाँ तकरीबन 50,000 गैलन इनको पानी बचता था। तो इसी तरह अगर हर लोग अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, घरों में इस पानी को स्टोर कर लेते तो मेरे ख्याल से इतनी तबाही ना आती, ना इतने लोग बेचारे अपनी जान से जाते, ना इतना नुकसान होता। आप देखें ना, इस बारिशों से कितना लोगों के घरों का नुकसान हुआ है, कितना सामान इनका तबाह हुआ है। तो वो कौन उसको लॉस को पूरा कर सकता है? तो उसका तरीका यही है कि आप एक तो इस पानी को किसी न किसी तरह स्टोर करने की अगली प्लानिंग कर लें, क्योंकि बारिशें तो होंगी। अब क्लाइमेट शिफ्ट है और उसमें ये होगा कि जैसे मौसम बदल रहे हैं, बारिशें हो रही हैं, हो सकता है आगे जाके ये बारिशें ना हो, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रही है, गर्मी पड़ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो हमें चाहिए कि इस पानी को अभी से बचा के हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, बजाय इसके कि हम कंक्रीट का जंगल बनाएं,
अपने घरों को हम लोग जो घर बना रहे हैं उसमें चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम एरिया घेर लें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम कंस्ट्रक्शन कर लें। तो आप बताइए अगर ये बारिशें होंगी तो पानी ज़मीन में भी नहीं जाएगा, सीपेज कैसे होगी पानी की। दिस इज़ एक्चुअली परफेक्ट एंड ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। मशवरा तो आपने दिया, मैं फिर भी चाहूँगा कि सुनने वालों को, स्पेशली कराची वालों को कोई मशवरा दीजिए कि क्या करें, नए घर बनाने वाले क्या करें, जिन्होंने पहले से बना रखे हैं वो क्या करें, क्योंकि ज़ाहिर है ये मसला है और पूरे मुल्क का मसला है। दीगर लोग मैंने मशवरा दे दिया ना कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे फोकस हो। बहुत सारे तरीके हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के और उसको अपनाएं। उसमें बहुत आप पीने का पानी भी इसको वो करके रिसाइकिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी के जिनके पास बहुत मतलब जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंगें बनाने के जाए अपने फार्म हाउसेस बनाने चाहिए, लाइव स्टॉक पे काम करना चाहिए, क्योंकि जब ये सैलाब आते हैं और ये सब चीज़ें होती हैं तो आपकी जानवर वगैरह सब बह जाते हैं, तो आगे जाके फूड क्राइसिस होंगे। अगर हम लोगों ने इस पर तवज्जो ना दी तो हमारे पास पैसा बहुत होगा लेकिन खाने के लिए हमारे पास नहीं होगा, तो हम कहाँ से खाएंगे। इसलिए हम बजाय इसके कि हम अपने नेचर से इतना लड़ें कि नेचर पर इंतकाम लेने बैठ जाए, क्योंकि जब हम नेचर से लड़ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कैसी कैसे बड़ी आफतें आ रही हैं और हम ये कहते हैं कि दहशतगर्दी से ज़्यादा ख़तरनाक है जो इन्वायरमेंट की ख़राबी है। तो आवाम को चाहिए कि सोचे कि हम किस बात के लिए, हम लास्ट 30 ईयर से तो मैं खैर से मैं आवाम में जाके ये बात कर रही हूँ और लोगों की समझ में आती भी है, लेकिन जो जिस लेवल पे लोगों को आना चाहिए वो नहीं आते। वो सोचते हैं कि हम तो खाने कमाने में लगे हैं, कोई बहाना कर देता है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर हम सोचें तो खतरा दरिया बनता है। हर इंसान कोई तब्दीली ला सकता है। हमें बहुत सारे लोग कहते थे आप अकेले क्या कर लेंगे, तो हमने कहा कि देखें एक चिड़िया थी जो आग लगी थी, एक बूंद पानी डाल रही थी, तो हर शख्स अपने हिस्से का बूंद पानी भी डाल देगा तो बहुत फ़र्क पड़ेगा इससे। हर में हिस्से का काम करे। बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद थी शाहिदा, इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रही थी। क्यों थोड़ा सा म्यूज़िक शामिल किया जाए शो में। रोही में बजने वाले हज़ारों साल पुराने रवंती और चंग के साज़ों को अब बजाने और बनाने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं। घोड़े की दुम और नारियल के छिलके जैसी चीज़ों से रहीम यार खान के अजमल भेल ये साज़ कैसे तैयार करते हैं, जानते हैं इमरान आसिफ की रिपोर्ट में। मौसीकी की जान, कदीम ज़माने की पहचान, रौंती और चंग तरक्की याफ्ता दौर में नायाब हो गए, लेकिन रहीम यार खान का अजमल भेल इस तारीखी साज को महफूज रखे हुए है। हज़ारा साल पुराना साज इनको आखदन चंग, तो ये अपने वडेरे शौकिया वजेंदे हैं, सुनते हैं। बारिशां थी वेंदे हैं वाला टिब्बियों ते बह ते ये साज वजेंदे हैं। हुण जरा ये साज काई नहीं रह गया। असां जरा इन साज को उजागर करने पियूं भई ये साज जरा मर ना वञे, कि पाकिस्तान का नाम रोशन करने, कि पाकिस्तान जिंदाबाद। घोड़े की दुम के बालों और मुलाकात करेंगे मंडे को। रखिए अपना ख्याल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।